हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, यानी कि संविधान की अनुसूचियाँ, जो हमारी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न बनते हैं। अगर आपने पिछले कई पेपर देखे होंगे तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न हमेशा बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आज इस टॉपिक को लेके आई हूँ। और अगर ये आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियाँ। तो ये है हमारा टॉपिक यहाँ पे, संविधान की अनुसूचियाँ। अब क्या था हमारे पास, जब मूल संविधान था, जो हमारा मूल संविधान था उसमें क्या था हमारे पास, जब हमारा मूल संविधान था यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तो उसमें क्या था, हमारे पास सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ या कोई पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी, सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में क्या हुआ, भिन्न भिन्न संशोधन हुए, जिसके तहत क्या हुआ, 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इसमें 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, जिससे टोटल कितनी हो गई, ये हो गई हैं वर्तमान में 12। तो कभी एग्जाम पूछे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान में, तो वो है हमारी 12 अनुसूचियाँ। जबकि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, वो थी 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, तो अब हमारी जो पहली अनुसूची है, अब बात करते हैं हमारी पहली अनुसूची की। जो पहली अनुसूची है वो क्या कहती है, वो कहती है राज्य व संघ क्षेत्र। यानी कि जो पहली अनुसूची है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो राज्य और यूटी जो हमारी यूनियन टेरिटरी हैं ये उससे संबंधित है। यानी कि जो पहली अनुसूची है ये कहती है कि मान लो अगर किसी कोई व्यक्ति को हमारे देश के बारे में जानना है तो वो पहली अनुसूची के तहत उसे हमारे देश के बारे में जानकारी मिल सकती है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने यूटीज़ हैं। तो इसके तहत में पहली अनुसूची से संबंधित है। तो अगर अभी वर्तमान में हम बात करें कि हमारे पास कितने राज्य हैं, तो हमारे पास 28 राज्य हैं और हमारे पास 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो ये किस में संबंधित है, ये संबंधित है हमारी पहली अनुसूची से। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी अनुसूची है ये क्या कहती है, अब जो दूसरी अनुसूची है ये है राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से। अब दूसरी अनुसूची यहाँ पे कहती है जितने भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हो गए या फिर जज हो गए या राज्यपाल हो गए, जितने भी हमारे उच्च पदाधिकारी हैं इन सभी के वेतन भत्तों से संबंधित दूसरी अनुसूची है। तो कहीं पूछे कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, सिर्फ याद रखना कि उच्च पदाधिकारियों के वेतन से हमारी दूसरी अनुसूची यहाँ पे संबंधित है। अब बात आती है यहाँ पे तीसरी अनुसूची की। अब तीसरी अनुसूची यहाँ पे किससे संबंधित है, ये संबंधित है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। यानी कि अगर कभी कोई व्यक्ति, जैसे मान लो अगर कोई एमपी है या एमएलए है या हमारे प्रधानमंत्री हैं, अगर ये कभी चुनाव जीत के जाते हैं तो ये इनको क्या लेनी पड़ती है, शपथ लेनी पड़ती है। इन्हें क्या लेनी पड़ती है, शपथ। ठीक है, तो ये शपथ की जो शपथ है ये हमारे किससे संबंधित है, ये संबंधित है हमारी तीसरी अनुसूची से। यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये भी, इनको भी जो शपथ है ये किससे संबंधित है, तीसरी अनुसूची से। तो सिर्फ ये याद रखना जो हमारी तीसरी अनुसूची है ये संबंधित है हमारी शपथ से। फिर नेक्स्ट है हमारा चौथी अनुसूची। फिर बात आती है कि हमारी जो चौथी अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो जो चौथी अनुसूची है वो संबंधित है यहाँ पे राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यानी कि जो चौथी अनुसूची है ये हमें कहती है कि राज्यसभा में, ठीक है, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा में हर राज्य से कितने प्रतिनिधि इसमें आएंगे, यानी कितने प्रतिनिधि इसमें होंगे, ये किस में चर्चा है, ये हमारी चौथी अनुसूची में संबंधित है। तो कभी एग्जाम पूछे कि राज्यसभा में स्थान है ये किससे संबंधित है, चौथी अनुसूची से संबंधित है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी राज्य से, ठीक है, किसी भी राज्य से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि आएंगे, ये किसमें बोला गया है, चौथी अनुसूची में इसकी क्या है, चर्चा है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा 5वीं अनुसूची। फिर अगली है हमारी यहाँ पे 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची क्या कहती है, ये कहती है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध। यानी कि जो हमारे एससी हैं और जो हमारे एसटी होते हैं, एससी एसटी जो हैं हमारे, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो उपबंध है वो किस अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। ये वाली अनुसूची बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इस एग्ज़ाम में कभी कभी ये वाली अनुसूची पूछी जाती है कि जो 5वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है 5वीं अनुसूची से। तो आप लोग इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मान लो 5वीं अनुसूची को मैंने क्या लिखा, 5वीं अनुसूची। तो
5 की जो बनावट है वो किसकी जैसी है, देखो एस यानी कि एस कहीं ना कहीं 5 से मिलता जुलता है। तो देखो एस सी और एस टी यानी कि 5, यानी कि हम ये कह सकते हैं एस की बनावट किससे मिलता जुलता है, ये 5 यानी 5 से मिलता जुलता है। तो एस सी और एस टी यानी कि इन दोनों के प्रशासन के जो चर्चा है वो किस में है, 5वीं अनुसूची में। तो आप ऐसे भी से याद कर सकते हैं कि जो एस सी एस टी है ये किस में संबंधित है, ये संबंधित है हमारी 5वीं अनुसूची से। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा जो अगला है यहाँ पे वो है हमारा 6ठी अनुसूची। अब जो 6ठी अनुसूची है ये कहती है, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। जनजाति यानी कि वही एसटी, ठीक है। यानी कि ये कहती है कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, कि जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं कौन कौन से हैं, देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य हैं, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन यानी कि जो एसटी हैं इनके संबंध में उपबंध है, इनके प्रशासन के संबंध में उपबंध है। और बस इसमें ये याद रखना कौन कौन से 4 राज्य हैं, असम यानी कि AM TM, ऐसे भी याद कर सकते हो AM TM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। अब इसमें याद रखना कि इसमें मणिपुर नहीं है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है कि दोनों मिलते जुलते हैं, मणिपुर और मेघालय, ठीक है। मणिपुर और मेघालय मिलते जुलते हैं तो मेघालय ना दे के कभी कभी क्या होता है मणिपुर दे देते हैं। तो याद रखना मणिपुर तो है ही नहीं, ठीक है। कौन नहीं है, मणिपुर नहीं है, कौन है, मेघालय है। तो बस याद रखना है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम सिर्फ इन 4 पूर्वोत्तर भारत राज्यों के प्रशासन के बारे में इसमें क्या है, उपबंध है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। अब जो हमारी 7वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, तो जो 7वीं अनुसूची है ये संबंधित है हमारी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन। जो केंद्र और राज्य हैं इनके बीच में शक्तियों के विभाजन से कौन संबंधित है, वो संबंधित है हमारे पास यहाँ पे 7वीं अनुसूची, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उसको कैसे विभाजित करा है, हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। अब यहाँ से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो संघ सूची है यानी कि संघ सूची में क्या होता है कि इसके विषय में जो कानून है सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची के विषय में जो कानून बना सकती है सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। बस ये याद रखना कि समवर्ती सूची के विषय में जो कानून है वो दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों यहाँ पे क्या कर सकती है, इसमें कानून बना सकती है। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इन तीनों में कितने कितने विषय यानी कौन कितने विषय में कानून बना सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मिलान करने के लिए भी आ जाता है। तो याद रखना कि संघ सूची में जो विषय हैं वो हैं 100। संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं, वो है 61। और जो यहाँ पे समवर्ती सूची है इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, 52। बस ये याद रखना कि संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, जबकि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, यहाँ पे 52 विषय। यानी कि संघ सूची यानी जो केंद्र सरकार है 100 विषय में कानून बना सकती है, जो राज्य सूची है वो 61 विषय में कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची जो है यानी कि जो दोनों हैं ये 52 विषय में कानून यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारी 8वीं अनुसूची जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगली जो अनुसूची है 8वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है, जो संबंधित है हमारी जो मानक भाषाएं हैं यानी कि जो आधिकारिक भाषाएं हैं ये इससे संबंधित है, ठीक है। अब ये क्या हुआ था जब 1955 में क्या हुआ था, जब भाषाई आधार पर हमारे राज्यों का गठन हुआ था 1955 में, तो उसमें क्या था सिर्फ 14 राज्य यानी कि 14 भाषाओं, ठीक है, 14 भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। तो उस टाइम कितनी भाषाएं थी, सिर्फ 14 भाषाएं थी, ठीक है। कितनी भाषाएं थी उस टाइम, सिर्फ 14 भाषाएं थी। बाद में क्या हुआ, भिन्न भिन्न संशोधन हुए, उसमें क्या हुआ कि 14 भाषाओं में क्या हुआ, बाद में संशोधन करके 8 और भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। 8 और भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें क्या हुआ टोटल भाषाएं कितनी हो गई थी फिर बाद में, यानी कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, सिर्फ यहाँ पे अभी 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से इससे प्रश्न बहुत कम चांस होते हैं पूछे जाने के। प्रश्न जो चांस होते हैं वो होते हैं इन 8 भाषाओं के चांस होते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हम इन 8 भाषाओं को देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं थी। तो देखिए अब जो 8 भाषाएं थी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 3 + 4, यानी कि जो पहली भाषा थी, यानी कि जब हमने पहली भाषा जोड़ी 8वीं अनुसूची में, तो ये था हमारा यहाँ पे 21वां संविधान संशोधन, यानी कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो हमने पहली भाषा जोड़ी थी वो थी यहाँ पे सिंधी भाषा,
तो ये याद रखना, जो पहली भाषा हमने जोड़ी थी वो जोड़ी थी हमने यहाँ पे सिंधी भाषा। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे हमने 3 भाषाएं और जोड़ी। उसके बाद हमने 3 भाषाएं जोड़ी। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी याद रखना, वो था यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन वो था हमारा, वो हुआ था हमारा जो वो हुआ था 1992 में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन वो हुआ था हमारा 1992 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी याद रखना, वो थी हमारी नेपाली, ठीक है। 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, एक थी हमारी नेपाली, एक थी हमारी मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी, और एक लास्ट हमारी थी कोंकणी, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं थी जिसको हमने 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमारी 8वीं अनुसूची में यहाँ पे जोड़ा था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो 4 भाषाएं जोड़ी थी वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी ये भी याद रखना। अगली जो हमारी थी 4 भाषाएं, वो 4 भाषाएं थी हमारे पास, याद रखना। उसको हमने जोड़ा था यहाँ पे 92वां संविधान संशोधन 2003, जो कब हुआ 2003 में हुआ था। इसके तहत हमने 4 भाषाएं जोड़ी थी। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी, वो थी बोडो, ठीक है, वो थी बोडो, डोंगरी, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। मैथिली और संथाली ये क्या थी, हमारी 4 भाषाएं थी। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये हमारी क्या थी, 4 भाषाएं थी। इसको हमने क्या किया था, हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ा था। तो यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि पहली भाषा कौन सी थी, सिंधी भाषा थी, जिसको हमने 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा था। फिर 3 भाषाएं कौन कौन सी थी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, जिसको हमने 71वें संविधान संशोधन के तहत इसमें जोड़ा था। और अगली कौन सी थी, यहाँ पे 4 भाषाएं थी, वो थी हमारे पास 92वां संविधान संशोधन, जिसको हमने 2003 में जोड़ा था, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारी 9वीं अनुसूची, ठीक है। अगली जो अनुसूची है हमारी यहाँ पे वो है हमारी 9वीं अनुसूची। तो जो 9वीं अनुसूची है इसमें क्या है, भूमि सुधार संबंधी अधिनियम, इसमें है भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। या अब ये जो 9वीं अनुसूची है ये हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या था, पहला संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था 1951 में, ठीक है। पहला संविधान संशोधन कब, वो किससे संबंधित था, हमारा भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से हमारा संबंधित था, जो कब हुआ था 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट अनुसूची है हमारी यहाँ पे वो है हमारी यहाँ पे 10वीं अनुसूची, ठीक है। 10वीं अनुसूची ये हमने जोड़ी थी, जो 10वीं अनुसूची है ये हमने जोड़ी थी 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी थी, जिसमें क्या था, दल परिवर्तन के आधार पर इसको अयोग्यता से संबंधित था, ठीक है। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता से संबंधित था। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर एक व्यक्ति था वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, अगर कोई एक व्यक्ति था अगर वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहा था और वो चुनाव को जीत जाता है, ठीक है, चुनाव जीत जाता है, और चुनाव जीतने के बाद वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो इसके आधार पर इस आधार पे क्या होता है, यानी कि 10वीं अनुसूची के आधार पे क्या होगा, उस व्यक्ति की जो मान्यता है वो उसको क्या समाप्त कर दिया जाता है। तो दल परिवर्तन के और भी बहुत सारे इसमें बहुत सारे अधिनियम और सभी बहुत नियम हैं। जो एक इम्पोर्टेंट हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है, और जीतने के बाद वो उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा यहाँ पे 11वीं अनुसूची। जो अगला है यहाँ पे वो है 11वीं अनुसूची। अब ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है पंचायतों से संबंधित है, ठीक है, पंचायतों से संबंधित है। अब जो 11वीं अनुसूची थी हमने इसको जोड़ा था 73वां संविधान संशोधन। जो हमारी 11वीं अनुसूची है इसको हमने जोड़ा था 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1992 1993, ठीक है, 1992। अब उसमें 92 में क्या हुआ था, इस पर काम हुआ था, लेकिन जो ये लागू हुआ था यानी इस पर जो कंप्लीट इसको काम शुरू हुआ था वो काम शुरू हुआ था 1993 से, यानी कि अप्रैल 1993 से इसमें काम शुरू हुआ था। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए अप्रैल में हम क्या बनाते हैं, पंचायती राज दिवस भी बनाते हैं। तो याद रखना कि जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें उसमें क्या वो किसके तहत जोड़ी गई थी, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 1993 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि जो पंचायत है, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में हमेशा इससे प्रश्न बनता है कि पंचायतों पे कितने विषय हैं, ठीक है, पंचायत के विषय पे यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो याद रखना कि जो पंचायतों पे जो कानून बना सकती है, कितने विषय में कानून बना सकती है, तो पंचायत यहाँ पे याद रखना
29 विषय पे, ठीक है, 29 विषय में क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायत यानी ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, यानी कितने ईयर में वो इसका सदस्य बन सकता है। तो इसकी जो न्यूनतम आयु होती है 21 वर्ष, यानी कि 21 वर्ष में कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य क्या बन सकता है। तो ये लाइन याद रखना कि कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष जिसको कंप्लीट हो गए हो या 21 वर्ष का वो हो गया हो, वो ग्राम पंचायत का सदस्य बन सकता है। फिर यहाँ पे अगली जो आखिरी अनुसूची है हमारी, वो है हमारी 12वीं अनुसूची, ठीक है। अगली जो अनुसूची है वो है हमारी 12वीं अनुसूची, जो किससे संबंधित है, जो संबंधित है नगर पालिकाओं से संबंधित है। यानी कि नगर पालिका मतलब नगर निगम, ठीक है, नगर पालिका नहीं, जो नगर निगम से होते हैं ये उससे संबंधित है। अब इसको किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था ये भी याद रखना है। तो ये जोड़ी थी हमारी 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये जो जोड़ी थी, ये जोड़ी थी हमारा 74वां संविधान संशोधन, जो भी कब हुआ था, 1993 में हुआ था। यानी कि 74वां संविधान संशोधन ये भी क्या हुआ था, 1993 में हुआ था, ठीक है। अब जो नगर निगम है वो कितने विषय में कानून बना सकती है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और पिछली कई कक्षा में प्रश्न बने हैं यहाँ से कि जो नगर निगम है यानी कि जिसको नगरीय स्वशासन भी कहा जाता है, ये कितने विषय में कानून बना सकती है। तो याद रखना ये कानून बना सकती है 18 विषय में, यानी कि इसके पास ओनली 18 विषय है जिसके विषय में ये कानून बना सकती है। जबकि जो पंचायत थे, ठीक है, पंचायत के पास कितने विषय थे, 29 विषय थे। तो ये थे हमारे अनुसूचियों के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।